तो कहानी की शुरुआत में हम 2 जनवरी 2020 का सीन देखते हैं और ये सेकंड डे था, वो भी नए साल का। और मेन कैरेक्टर जिसका नाम ली था हमें यही बताने लग जाता है कि उसके अपार्टमेंट का बॉयलर काम करना छोड़ गया था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो अपने हालात के बारे में यही बता रहा था कि मैंने एक घर को रेंट डाउन किया था, लेकिन उसका बॉयलर तो उस घर से भी ख़राब निकला। और उसी के अपार्टमेंट के बाहर एक बूढ़ा बंदा आ गया था जिसने चप्पल पहने हुए थे और हाथ में उसके एक डंडा था और ये कह रहा था कि तुम लोगों ने तो यहाँ का सारा माहौल खराब कर दिया है। बॉयलर खराब हुआ था और वो बूढ़ा बंदा सारा इल्जाम इन्हीं यंग बच्चों पर लगा रहा था और यही कह रहा था कि वो तो तुम्हारी वजह से खराब हुआ। ली भी उस बड़े बंदे की बातें सुनने के साथ यही कहने लग जाता है कि अगर मैं जाकर बूढ़े बंदे से इसके रिलेटेड बात करूं तो उसने सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल देना है, तो इससे अच्छा तो मैं जाकर वालर के खराब होने के बारे में उससे बात ही ना करूं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके रिपेयरिंग के पैसे भी मुझसे ले लेगा और इसके साथ साथ घर का रेंट भी बढ़ा देगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि मुझे अपने घर का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर मेरे पास में होता तो इस बूढ़े बंदे को कब का मार चुका होता, लेकिन यहाँ पर मैं कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करने वाला। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी है, तो इससे अच्छा कि मैं ठंडे पानी से ही नहा लूँ उस बॉयलर की बजाय, तो मेरे लिए ठंडा पानी सही रहेगा। वहाँ पर काफ़ी ठंड थी और इस ठंड को झेल पाना एक आम बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल काम था, तो वो ये भी कहता कि मुझे अपने विंडो के लिए कुछ बब्बर रैप वगैरह भी खरीदने होंगे। लेकिन वेल जो भी हो, मुझे नहीं लगा था कि उस बॉयलर के बाद से ही मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। वो एक मार्केट में जाता है ताकि वहां पर जाकर बब्बर रैप को खरीद सके और इसके बारे में शॉपकीपर से बात करता है। वो जिस मार्केट में गया था वहां पर हर चीज मौजूद थी और यही बात उसके लिए काफी सीरियसली शॉकिंग थी। वो उसी तरह मार्केट में घूम फिर रहा था कि तभी देखता है कि एक छोटा सा बच्चा अपने डैड को एक रेंच दिखाते हुए ये कहने लग जाता है कि क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ, जिस पर उसके डैड मना करते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये क्यों चाहिए, तुम इसे नीचे रख दो। लेकिन वो बच्चा तो बिल्कुल भी बाज नहीं आता बल्कि उस रेंच के साथ खेलने लग जाता है। ली फिर अपना नाम बताता है और ये कहता है कि मैं ऑर्फनेज में रहता था, वहाँ पर ट्रैक्टर ने मुझे बताया कि ये नाम मेरे डैड ने रखा था, लेकिन आज तक मैं अपने डैड से नहीं मिल पाया। मेरे नाम का मतलब तो पीसफुल अचीवमेंट है, लेकिन अभी तक मैं कुछ ऐसा अचीव नहीं कर पाया। ऑर्फनेज में भी मैं था तो वहाँ पर बच्चे मुझे तंग किया करते थे। हाँ, सिर्फ वहाँ पर खाना मिल जाता था और छत मिल जाती थी। लेकिन ऑर्फनेज एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मैंने कोशिश की कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बंदा बन जाऊँ और इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की। मुझे एक बात की समझ आ गई थी कि अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं दुनिया का पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। पावरफुल बनने के लिए पैसे काफ़ी ज़रूरी होते हैं। उस दिन से मैंने सख्त मेहनत करना शुरू कर दी। मैं हाई स्कूल में था तभी से मेहनत करना शुरू कर दी और एक एक पाई इकट्ठा करने लग गया, लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड था और मेरी जो तालीम थी उसके मुताबिक मैं बस थोड़े से पैसे ही कमा सकता था। तो तब मुझे पता चल गया था कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूँ, लेकिन हाथ मेरे ठुल्लू ही आने वाला है। तो मार्केट में घूमते-घूमते वो एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर काफ़ी सारे मैचेस पड़े हुए थे, तो उनमें से एक को उठाने के साथ वो काफ़ी खुश हो जाता है। और उधर ही एक लड़की उसे देख लेती है, ये कहने लग जाती है कि इस लड़के के साथ क्या गलत है, ये इसे देखकर इतना खुश क्यों हो रहा है। तो दूसरा लड़का उसे ये बताता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो काफ़ी यहाँ पर क्रीपी स्माइल दे रहा है। जबकि उसे देखने के साथ ही ली ये कहने लग जाता है कि इससे मेरी ओल्ड मेमोरीज वापस आ जाएंगी। और फिर अपने बारे में यही बताने लग जाता है कि जब मुझे पता था कि मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता जिससे मैं अमीर हो जाऊं। आर्मी में वैसे ज्वाइन नहीं हो सकता था क्योंकि वहां पर ऑर्फन्स को नहीं लिया जाता, तो मेरे पास एक ही चांस था, मैं मर्सिनरी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता था। तो मैंने एक मर्सिनरी ग्रुप को ज्वाइन किया और वहां पर मैंने काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी, मैं पूरी दुनिया में घूमा फिरा, लोगों के साथ मुकाबला किया और मैं एक मर्सिनरी ग्रुप फोर्स वन का मेंबर बन गया। ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें ऑर्फेनेज पाए जाते हैं या फिर ऐसे लोग जिसे सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है, मतलब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। हम जैसे लोग इस ग्रुप में आए थे, हमसे वादा किया गया कि हमें खाना दिया जाएगा, पहनने के लिए कपड़े दिए जाएंगे और सोने के लिए जगह दी जाएगी और पैसे भी दिए जाएंगे जब तक हम जिंदा हैं, और ये फैसला मेरे को बिल्कुल ठीक ठाक था। हम लोग काफ़ी मिशन पर जाते थे, हम लोगों ने एक टीम बना ली थी, इसमें हम टेररिस्ट के साथ फाइट करते थे, अपने लीडरों को बचाते थे और इंटरनेशनल वॉर में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। और इधर मार्केट में वो मार्केट जाकर सेल्समैन को दिखाता है और उससे कहने लग जाता है कि इसकी क्या कीमत है, जिस पर वो यही बताती है कि इसकी कीमत 2,40,000 वॉन है। और उसे देते हुए ये भी पूछने लग गई थी कि आखिर तुम इसका क्या यूज़ करने वाले हो। अगर आपको इससे अच्छे मैचिट्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको वो दिखा सकती हूँ, लेकिन इस बार लीव से कहता है कि नहीं, ये मेरे काम आ जाएगी।
उसे पकड़ते साथ ही हमें यही बताने लग गया था, जब भी मैं किसी माचिस को हाथ लगाता हूँ तो उसकी वजह से मेरे जिस्म में एनर्जी दौड़ने लग जाती है और पीछे पड़े हुए फिर बबल रैप पर उसकी नज़र पड़ जाती है और वो शॉपकीपर को ये कहता है कि क्या वो बबल रैप है, मुझे 10 मीटर दे दीजिए। इस पर वो जाकर एक बड़ा सा डब्बा लेकर आती है और उसमें से बबल रैप काटने लग गई थी। लेकिन वो जिस चीज़ से उस बबल रैप को काट रही थी वो काफ़ी स्लो थी और ये देखकर ली को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। ये कहता कि क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, ये यहाँ पर कोई मैस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। फिर वो उस लड़की को यही कहता है कि तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ। इस पर वो लड़की थोड़ा सा पीछे हट जाती है। ली अपनी माचिस बाहर निकालते हुए उसी की मदद से बबल रैप को काट देता है। ये देखकर वो लड़के काफ़ी हैरान हो गई थी। और ली फिर एक साइड पर देखने लग जाता है और ये कहने लग गया था कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ पर शोर की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है। वहीं पर कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे और ये कहने लग जाते हैं कि ये चीज़ तो बहुत रियलिस्टिक लग रही है, इसकी तो तस्वीर खींच लेनी चाहिए। वो किसी चीज़ को देखकर हैरान थे और उसकी फोटोज ले रहे थे। ली भी फिर जाकर उस चीज़ को देखने के लिए उस भीड़ में शामिल हो जाता है, लेकिन जैसे वो उस भीड़ में शामिल हुआ तो ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लोग जिस चीज़ की फ़ोटो ले रहे थे वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि एक गॉब्लिन था और उसके हाथ में एक चाकू था और उसकी मदद से वो लोगों पर अटैक करने लग जाता है। एक लड़का एक साइड पर ये देखकर गम के मारे भाग ही रहा था कि गॉब्लिन उस पर अटैक करके चाकू की मदद से उसे वहीं पर मार देता है। और इसे देखने के साथ ली भी काफ़ी शॉक खड़ा हुआ था। वो ये कह रहा था कि ये तो वैसा ही दिख रहा है जैसा कि मैंने एक गेम में देखा था, तो ये तुम रियल दुनिया में क्या कर रहा है। गॉब्लिन की नज़र ली पर पड़ जाती है, जो कि पहले वाले बंदे को काट कर खा रहा था और उसे देखकर और भी मुस्कुराने लग जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो जैसे ली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ली अपने माचिस का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर मार देता है। जैसे ही उसने उसे मारा था तो उसका ब्लड दूर दूर तक फैल जाता है और ये देखते साथ ही ली ये कहने लग गया था कि इनके ब्लड में तो काफ़ी पावर है। तभी फिर साइड से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि हेल्प मांग रहा था, क्योंकि उसे कुछ गॉब्लिन्स ने घेर लिया था और उनकी आंखों में भी चमक थी और उनकी स्माइल भी काफ़ी इविल थी। और चिल्लाने वाले कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी, जो कि अपनी बेटी के साथ वहीं पर बैठी हुई थी और गॉब्लिन्स को देखकर भी वो मदद के लिए पुकार रही थी। ये देखते साथ ही ली जल्दी से आगे बढ़ता है और जो जो गोबलिन उस औरत की तरफ आगे बढ़ रहा था, ली अपने माचिस का इस्तेमाल करके उसका काम वहीं पर तमाम करने लग गया था। और फिर जैसे ही उसने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया था तो पीछे से बैठी हुई औरत उससे ये पूछ दिया कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये जो चीज़ें जहाँ पर आ रही हैं ये आखिर आ कहाँ से रही हैं। वो काफ़ी डरी हुई थी, उसकी बेटी भी काफ़ी डरी हुई थी और उसके हाथ में जो मैचेट था, ली उसे देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि ये तो अब स्लो हो चुका है, ये चीज़ों को सही से नहीं काट रहा, तो मुझे एक ऐसा ब्लेड चाहिए जो चीज़ों को तेज़ी से काटे। तभी वहाँ पर और गॉब्लिन्स आ जाते हैं, जो कि उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। उसे देखने के साथ ली फिर हैरान हो जाता है, ये कहने लग जाता है कि आखिर ये गॉब्लिन्स चाहते क्या हैं? ये बार-बार मुझ पर अटैक करने के लिए क्यों आ रहे हैं? तो पीछे से खड़े हुए बाकी लोगों के हाथ में जो-जो वेपन लगता है, वो उस वेपन को उठा लेते हैं और ये कहते हैं कि हमें भी इन गॉब्लिन्स के साथ फाइट करनी होगी। और वो फिर उन गॉब्लिन्स पर अटैक करने लग जाते हैं, गॉब्लिन्स के साथ फाइट करते हैं और अपनी वेपन्स का इस्तेमाल करके उन गॉब्लिन्स को मारते रहते हैं। और वहीं साइड पर एक ऐनक लगाया लड़का बैठा था, जो कि ये कह रहा था कि गॉड प्लीज़ मुझे बचा लो। तो एक लड़का साइड से चेन सा लेकर उसके पास आ जाता है, उसे ये कहने लग जाता है कि ये कोई ख्वाब नहीं है जो तुम यहाँ से बच जाओगे, तुम्हें लड़ना होगा तभी तुम यहाँ से बचोगे। और अगर तुम सच में अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ पर बैठकर प्रे करने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें हमारे साथ उनके साथ फाइट करना होगी, वो भी अभी। ली ये सब कुछ इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि इन गॉब्लिन्स के साथ फाइट करने वालों की तादाद और भी ज़्यादा हो जाए और ताकि वो आसानी से इन गॉब्लिन्स का जल्द से जल्द खात्मा कर सकें और लोगों की जान बचा सकें। ऐनक वाले लड़के ने भी वहाँ पर एक दो गॉब्लिन्स को मार दिया था और उनका ब्लड उसकी जैकेट पर लग जाता है। सब कुछ देखने के साथ ली उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने एक अच्छा काम किया। और हमें यही बताने लग गया था कि एक बंदा जो कि फिजिकली और मेंटली वीक हो, लेकिन जैसे ही उसकी जान पर बन आती है तो वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो साइड से एक लड़का चिल्लाते हुए उन सभी को ये कहने लग गया था कि सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता था और वो चीज़ जो कि उन्हें दिखाना चाहता था वो एक पोर्टल था जिसमें से गॉब्लिन्स बाहर आ रहे थे। ली भी उसे देखने के साथ बाकी लोगों को यही बताने लग गया था कि वो गॉब्लिन्स यहीं से आ रहे हैं, तो हमें इसे निपटाना होगा। बाकी लोग पूछते हैं कि हम इसे कैसे निपटाएं, तो इसके बारे में ली को भी नहीं पता था कि इसको कैसे निपटाया जाए। और उसी पोर्टल में से और गॉब्लिन्स फिर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। उन्हें देखने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ ली एक साइड पर छुप गया था और ये कहने लग जाता है कि यहाँ की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हमने तो सोचा था गॉब्लिन्स को मारकर हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, लेकिन इन गॉब्लिन्स की तादाद तो और भी बढ़ती जा रही है।
और ऊपर से यहाँ पर जितने भी लोग उनके साथ फाइट कर रहे थे उन सभी का स्टेमिना डिक्रीज होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हम हार मान जाएंगे और ये गॉब्लिन हमें खा जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऊपर से तो ये बात भी हमें समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये मॉन्स्टर्स आ कहाँ से रहे हैं और ये जिस पोर्टल से यहाँ पर आ रहे हैं। अगर एक जीनियस साइंसदान को भी यहाँ पर बुला लिया जाए तो उससे भी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। और फिर वहीं पर बैठा हुआ ली उनके काउंट करने लग जाता है और काउंट करने के साथ ही अपने दोस्त को ये बताने लग गया था कि बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। यहाँ पर हर 10 मिनट के बाद 10 गॉब्लिन्स आ जाते हैं और यहाँ पर 26 गॉब्लिन्स वो ऑलरेडी मार चुके थे और अभी 10 मिनटों के बाद 10 गॉब्लिन और आने वाले थे जिन्हें इन्हें निपटाना था। वो तो अब इस प्रॉब्लम को समझ गया था लेकिन इसे निपटना कैसे था अभी तक नहीं समझा था। वो जिस स्टोर में था वहां पर इतने वेपन नहीं थे कि उन वेपन का इस्तेमाल करके वो उन गॉब्लिन्स को जल्द से जल्द खात्मा कर सकता, क्योंकि इस स्टोर में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वेल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं और जो वेपन हमें मिले हैं वो गॉब्लिन के करीब जाकर उस पर अटैक के काम आते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा थोड़ी सी गलती हुई तो गॉब्लिन हमें मार देंगे, तो हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जहाँ पर दूर से उन पर निशाना बांधा जा सके। अगर यहाँ पर मेरे पास एक गन होती तो मज़ा ही आ जाता। कि तभी साइड से धमाका होता है और सारे लोग उसी धमाके की तरफ देखने लग गए थे और उस धमाके में से फिर कुछ कमांडोज बाहर आ जाते हैं और वो ये बताने लग जाते हैं कि हम कैपिटल डिफेंस कमांड्स काउंटर टेररिज्म से आई हुई एक टीम है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम तुम लोगों को बताते हुए काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि तुम सभी लोग अब सेफ हैंड्स में हो और यहाँ पर जितने भी इंजर्ड हैं उन्हें अपने साथ लेकर बाहर आ जाओ। अब उनके पास गन्स थी और इन्हीं गन्स की मदद से वो बुलेट चलाने लग गए थे और गोबलिन्स को मारने लग जाते हैं और इसमें उन्हें भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। अब काफ़ी सारे गोबलिन्स मार चुके तो ये देखने के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ ली और उसका दोस्त आप सुकून की सांस लेते हैं। और फिर वो यानक वाला उसका दोस्त यही कहता है कि ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं अपनी जान को बचा पाया वरना मेरे साथ क्या होता मुझे ही नहीं पता था। और खुश होते हुए फिर उसे अपना नाम भी बताता है कि मेरा नाम किम्बुआन है। ली उसकी बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं करता बल्कि उसे ये कहता है कि मैं सबकी वजह से काफ़ी थक चुका हूँ और वो यही कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हमें एक साइड पर जाना होगा, इस सब की वजह से मैं काफ़ी थक चुका हूँ और अब कमज़ोरी भी फील कर रहा हूँ। और वहाँ से चलते हुए फिर हमें ये भी बता रहा था कि मर्सेनरी के ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि जो बंदा वीक होता है वो हम पर सबसे बड़ा बर्डन होता है। और वैसे भी मैं ऐसे बंदे को नहीं चाहता जो मेरे लिए हैवी वेट के तौर पर काम करे, वो भी सिचुएशन जब ऐसी हो। और ऊपर से यहाँ पर अब काफ़ी लोग आ चुके हैं जिनके पास वेपन्स हैं और वेपन्स की मदद से वो गॉब्लिन्स पर अटैक कर रहे हैं, तो मुझे अब ऐसे बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूँगा। और वो जो कि वहाँ पर सिपाही आए थे वो अपने गन्स को बार बार चलाए जा रहे थे, उन गॉब्लिन्स को मारे जा रहे थे, लेकिन गॉब्लिन्स भी फिर उनसे बचते उन पर अटैक करते जा रहे थे और सबकी वजह से वो लोग काफ़ी तंग आ गए थे। तभी पिल्ली एक सिपाही के पास जाता है, उसे ये कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो गन है तुम वो मुझे दे दो। ये देखते साथ ही वो बंदा काफ़ी हैरान हो जाता है। अली फिर जाकर उसे अपना नाम बताता है और ये कहने लग गया था कि मैं फोर्स वन से बिलोंग करता हूँ, अपने ये गन मुझे दे दो। तो इस पर पहले वाला बंदा कहता है कि क्या तुम ये बात रिपीट करोगे। ली अब खड़ा होकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता था तो वो उसके हाथ से गन को छीन लेता है। वो अफ़गान को लेकर आगे बढ़ रहा था तो पीछे बैठे हुए लोग यही कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी गन इस तरह लेकर जाओ, तुम एक टूथलेस बंदे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। वो बाकियों को ऑर्डर देता है कि इसे आगे बढ़कर अरेस्ट कर लो, लेकिन इससे पहले कि वो अरेस्ट करते थे ली आगे बढ़कर उसी गन का इस्तेमाल करते हुए बाकी गोल्डन पर निशाना साधते हुए उनका काम वहीं पर ख़त्म कर देता है। और फिर वहीं पर बैठे हुए सिपाही जो कि उसे अरेस्ट करने वाले थे ये देखते साथ ही उनके पसीने छूट जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि इसने भी क्या कहा कि ये फोर्स वन से बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब कि वही कंपनी जो कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी है और उसमें काफ़ी रुतलेस लोग पाए जाते हैं, ये क्या उसी में था। अब वो तो अपने काम पर लग गया था तो सिपाही बाकियों की जान बचाने के मिशन पर लग जाते हैं। ली उन्हें मारता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है। स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ था कि गेम रीस्टार्टिंग, और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो ये कहने लग गया था कि जब से मैं स्टोर में आया हूँ यहाँ पर काफ़ी अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरे सामने ये जो वर्ड अपेयर हो रहे हैं इससे तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब भी किसी गेम को खेला जाता है तो उसमें स्टार्ट का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पर रीस्टार्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। इसके उसके सर में और भी दर्द हो रहा था और वो ये कह रहा था कि मैंने ऐसे मॉन्स्टर कभी नहीं देखे और सिर्फ इस स्टोर में मैं अकेला ही नहीं हूँ जिसने ऐसे मॉन्स्टर के साथ कभी मुकाबला नहीं किया, बल्कि बाकी भी लोगों ने ऐसे मॉन्स्टर के साथ कभी मुकाबला नहीं किया और ना इन मॉन्स्टर्स को कभी देखा।
और वैसे भी मैं जिन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ उनके बारे में सोचना भी एक स्टूपिड चीज़ है। जब से मैं स्टोर में आया हूँ यहाँ पर काफ़ी अजीब-सी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी अजीब-सी चीज़ें जो कि कॉमन सेंस से तो बिल्कुल परे हैं। अब फिर वहाँ पर बड़े-बड़े गॉब्लिन्स आ जाते हैं और वहाँ पर आकर इंसानों को मारने लग गए थे और वहाँ के सिपाही भी उनका मुकाबला करने लग गए थे, लेकिन सिचुएशन वर्स से वर्स होती जाती है। अब वहाँ पर और कहा गए थे और को देखने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि इनकी लोअर बॉडी का पार्ट इनकी वीकनेस होता है, तो हमें उन पर अटैक करना होगा। तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है, वहाँ पर आते साथ ही बाकियों को यही बताने लग जाता है कि आप इसे इजीली हरा सकते हो अगर आप इनका बैलेंस को बिगाड़ दो। तो वहाँ पर बैठे बाकी सिपाही ये कहने लग जाते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि किम्बू था, जो कि पहले काफ़ी वीक था। ये देखकर वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है, ये कहने लग जाता है कि पहले तो इसे अपनी जान की पड़ी थी, ये जान की भीख मांग रहा था, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया और इसे इनकी कमज़ोरी के बारे में कैसे पता चल गया। और ये आगे आया और इसने और को इतना इजीली मार लिया, ऐसा लग रहा है कि इसे इसके बारे में सब कुछ पता है। और जिस तरीके से इसने और को मारा है ये कोई भी आम तरीका नहीं है। तभी वहाँ पर पोर्टल और बड़ा हो जाता है और उनमें से और बाहर आने लग गए थे। इस स्टोर में मौजूद एक छोटा सा बच्चा रेंच लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे देखकर फिर ली हैरान हो जाता है। उसे इस बात से भी ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो ये अपने डैड को रेंच खरीदने का कह रहा था, लेकिन इसे पता है कि और काफ़ी बड़े हैं, ये छोटा सा बच्चा है तो ये उसके साथ फाइट करने के लिए क्यों चाह रहा है, ये उसमें मारा जा सकता है। लेकिन मैंने जैसा सोचा था उसके उलट ही होता है। ये तो ऐसा लग रहा था कि बच्चा काफ़ी प्रोफेशनल है, जिस वॉर के साथ ये फाइट कर रहा था उससे मार रहा था। ये वो बच्चा नहीं है जो थोड़ी देर मैंने पहले देखा था, एक छोटा सा सहमा हुआ डैड से पैसे मांगकर रेंच खरीदने वाला बच्चा। तभी फिर उसकी नज़र सेल्समैन पर पड़ जाती है, वो भी वहाँ पर कोई जंजीरें वगैरह लेकर आ गई थी। उसे देखकर वो ज़्यादा हैरान था, वो ये कह रहा था कि इससे पहले तो बबल नहीं काट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर ये और के साथ फाइट कर रही है। और यही बंदा जो कि मेरा दोस्त बना था, इसका नाम किम्बू है, ये थोड़ी देर पहले अपनी जान की भीख मांग रहा था, गॉड से प्रे कर रहा था कि इस सारी सिचुएशन से बच जाए, लेकिन अब देखो उसने एक ही बार में और को ख़त्म कर दिया। और वो छोटा सा बच्चा जो कि बाप से पैसे मांग रहा था एक नॉर्मल बच्चों की तरह ताकि चीज़ों को खरीद सके, तो वो भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। और यही लड़की जो कि पहले यहाँ पर एम्प्लॉय के तौर पर काम करती थी और बड़े अच्छे अंदाज से पेश आ रही थी और बात कर रही थी, इसकी टोन कैसे चेंज हो गई। आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है, वो ये सारी बातें सोच रहा था कि पीछे से एक सिपाही आकर उसे ये कहता है कि तुम इन पर फायर करो। और पीछे से खड़े हुए कुछ सिटीजन ये देखने के साथ काफ़ी खुश हो जाते हैं, ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि गॉड ने हमारी सुन ली और यहाँ पर ऐसे लोगों को भेजा जो कि हमारी मदद करने के लिए आए। और इन्हें देखने के साथ ली भी हैरान हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन कुछ लोग चेंज हो गए, आखिर इनमें ऐसा क्या डिफरेंस था जो कि इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये लोग जो कि इतनी सडनली चेंज हो गए, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। और यही बातें ली को समझ नहीं आ रही थी कि फिर उसे वहीं पर स्क्रीन शो होती है। उस पर यही लिखा हुआ था कि यहाँ पर तुम्हारा कोई ट्यूटोरियल नहीं होने वाला, लेकिन हाँ तुम हमसे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो पूछो तुम्हें कौन से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। तो ली यही बताने लग गया था कि मुझे एक निक नेम दिया गया था जब मैं दुनिया के मर्सीलेस मर्सिनरी ग्रुप को ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर लोग मुझे एक नाम से पुकारा करते थे। लोग मुझे फेयरलेस कहकर पुकारा करते थे, ऐसा बंदा जिसे किसी से डर नहीं लगता। ये नाम मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि मैं जब बैटल में जाया करता था तो वहाँ पर दूसरे लोगों की धज्जियाँ उड़ा दिया करता था और हमेशा काम रहा करता था। जबकि स्क्रीन पर यही लिखा हुआ आ रहा था कि जिस किसी को भी प्लेयर के तौर पर चूज़ किया गया है उसे ये ऑप्शन दिया गया कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये देखते साथ ही ली ये कहने लग जाता है कि अब ये चीज़ें तो बिल्कुल भी मजाक नहीं रही। और यहाँ पर जितने भी मैसेजेस मुझे शो हो रहे हैं इन्हें मुझे हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देख सका हूँ जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो इनको भी मेरे पे यकीन करना होगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि ये चीज़ें आखिर हैं क्या भला। तो सिस्टम उसे यही जवाब देना चाहता है कि दुनिया का खात्मा होने वाला है और यहाँ पर एक स्पेशली सिस्टम को डिज़ाइन किया गया था जो कि किसी इंसानों को चूज़ कर सकते हैं। ये कम वीडियो गेम और इंसानों का कम्बिनेशन है। ये सारी चीज़ें देख कर ली कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तो सिस्टम उसे ये कहने लग जाता है कि तुम अपना क्वेश्चन केयरफुली चूज़ करो ना, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम हमसे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। इस वॉइस को सुनने के साथ ली ये कहने लग जाता है कि ये तो एक किसी वुमन की वॉइस है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर मुझे क्यों सुनाई दे रही है। मैं गॉब्लिन के साथ फाइट कर चुका हूँ, मॉन्स्टर के साथ फाइट कर चुका हूँ, लेकिन इस वॉइस की तो यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस भी क्यों नहीं है, फिर भी मुझे आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है।
इस पर फिर सिस्टम उसे बताने लग जाता है कि तुमने जो पहला सवाल हमसे पूछा था उसका जवाब दिया जाता है और उसके लिए स्टेटस विंडो अनलॉक कर दी जाती है। सिस्टम उसे ये बताने लग जाता है कि ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही हैं और इंसानों को प्लेयर के तौर पर चूज़ कर लिया गया है। तुम इस वक्त कोरिया में हो तो तुम अपने स्टेटस विंडो को कहो कि वो बाहर आ जाए, तो इस पर वो कहता है कि स्टेटस विंडो। अब स्टेटस विंडो बाहर आ गया था, उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, स्टेमिना 1, स्ट्रेंथ 1, माना 1, एगिलिटी 1, कंसंट्रेशन 1 और बोनस पॉइंट्स 3। और ये सब कुछ देखने के साथ फिर ली खुश हो जाता है, ये कहने लग जाता है कि ये चीज़ें तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, जैसा कि सिस्टम ने मुझे बताया बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सिस्टम उसे यही बताने लग गया था कि हर तरफ ही इस किस्म की चीज़ों को अपेयर होना शुरू हो गई हैं और यहाँ पर डंजन्स वगैरह बनाए गए हैं जहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं, तुम वहाँ पर जाकर मॉन्स्टर्स को मार सकते हो। ली भी ये देखकर ये कहने लग जाता है कि "ओह, अच्छा तो हमें मॉन्स्टर्स को मारना होगा ताकि दुनिया को बचा सकें"। और इन सारी चीज़ों को फिर देखने के साथ वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अब अगला सवाल पूछने का टाइम आ चुका है। और अगला सवाल मेरा तुमसे यही है कि वो बच्चा और वो एम्प्लॉय दोनों काफ़ी चेंज हो गए और इतने साथ ही नहीं बल्कि किम्बू भी काफ़ी चेंज हो गया, तो उसकी क्या रीज़न है? सिस्टम उससे यही बताता है कि मुझे नहीं पता कि वो इतने चेंज कैसे हो गए, हो सकता है कि वो पैदाइशी ही प्लेयर हों। तो ये बातें सुनने के साथ ली कहता है ओह अच्छा तो ऐसी बात है। इससे पहले कि वो उससे अगला सवाल पूछे तो सिस्टम एरर शो होना शुरू हो जाता है। ये देखकर ली ये कहने लग गया था कि आखिर इसमें क्या खराबी आ गई। तो उसे सिस्टम पर ये शो होने लग जाता है कि ली तुम ऐसे प्लेयर हो जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो अगर तुमने बैलेंस को मेंटेन करना है तो तुम्हें यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। और ये ऐसा बंदा था जो कि रिग्रेस नहीं कर सकता था। ये देखकर वो और भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर हर कोई रिग्रेस कर सकता था। मुझे कहने लग जाता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जब मैं बैटलफील्ड में जाया करता था और वापस जाने की दुआ मांगा करता था। अब मुझे लगता है कि हौले हौले मुझे सारी बातें समझ आ रही हैं। गेम रिस्टार्टिंग का मैंने मुझे समझ आ रहा है और वो लोग जो कि यहाँ पर इनके साथ फाइट कर रहे हैं उन लोगों के बारे में मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। लेकिन अभी भी मेरे मन में एक और सवाल है, वो यही कि बाकी हर कोई रिग्रेस कर सकता है लेकिन मैं क्यों नहीं? और आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था? यही वो मोमेंट है जब मैंने रियलाइज़ किया था हर कोई तरक्की कर सकता है लेकिन मैं तरक्की नहीं कर सकता। और वो अपने सिस्टम को फिर यही कहता है कि मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जिस पर उसका सिस्टम अब सर्च करना शुरू कर देता है। उसके ऊपर ये लिखा आ रहा था कि सर्चिंग फॉर स्पेशल स्किल। तो पीछे से एक बूढ़ी औरत उसके पास आ जाती है और उसे ये कहने लग जाती है कि ली तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम पहले तो उनके साथ अच्छे से फाइट कर रहे थे, तो बाकी लोगों की जाकर हेल्प करो और उनके साथ फाइट करो। ली देखते साथ ही गुस्से से उस औरत की तरफ देखता है और उसे ये कहने लग जाता है कि जब वो मॉन्स्टर यहाँ पर आए थे तो तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी, तो इसलिए तुम मुझे तंग मत करो वरना मॉन्स्टर के सामने तुम्हें मैं फेंक दूंगा। ये देखकर वो बुढ़िया काफी डर जाती है और फिर वो उस बुढ़िया से एक और सवाल पूछता है, यही कि क्या तुमने भी रेग्रेस किया? तो वो बुढ़िया कहती है कि तुम क्या कह रहे हो? तो इस पर कहता है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम भी फ्यूचर से पास्ट में आ गई हो? बूढ़ी औरत कहते कि क्या हुआ, क्या तुम पगला गए हो? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो सीरियसली? तो इस पर आगे से ली कहता है कि एक बात तो मैं समझ गया और वो बात ये है कि जो बंदा भी यहाँ पर फ्यूचर से आया है मेरे सिवा उन सभी को पता है कि इनकी वीकनेस क्या है और वो उसी पर अटैक कर रहे हैं। लगता है कि मैं ही यहाँ पर ऐसा लड़का हूँ जिसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। लगता है कि मुझे अब इन जजमेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी ही किम्बो उसके पास आता है, ये कहने लग जाता है कि क्या मैं फिर से तुम्हें अपना इंट्रो दूँ? किम उसे ये बताने लग जाता कि तुम ही वो बंदे हो जिसकी तलाश में मैं यहाँ पर आया था। मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ। मुझे तो तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। ये सारी बातें सुनकर ली हैरानी से कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो? जबकि वो ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी मीटिंग की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। अगर तुम उस वक्त मेरे पास चेनसा लेकर ना आते तो हो सकता है कि मैं वहीं पर मारा जाता, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी की वजह से ही मैं चेनसा को पकड़ पाया और खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाया। उसकी ये बातें सुनने के साथ ली ये कहने लग जाता है कि अच्छा तो इसलिए ये फ्यूचर से यहाँ पर आया तो ये सारी बातें कह रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि किम अब काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। ये कह रहा था कि आपकी वजह से मैं एक प्लेयर बन पाया। आप तो मेरे रोल मॉडल हैं मिस्टर ली। ये बातें सुनने के साथ ली उसे कहता है कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो? तो इस पर किमो ये कहने लग जाता है कि पूरे कोरिया में हर प्लेयर तुम्हें जानता है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? तुम ही तो वो बंदे हो जो कि फाइनल डंजन में एंटर हुए थे। और ये सारी बातें सुनकर ली कहता है कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब? ली ये कहने लग गया था कि अभी तो पिछली बातें भी मेरे जहन में नहीं आ रही और तभी ये एक और टर्म लेकर आ गया, द फाइनल डंजन। ली अब उनसे कोई बात करना चाहता था, जिस पर किमो कहता कि हाँ हाँ आप आगे कहिए ना।
कि तभी वहाँ पर बाकी प्लेयर्स आ जाते हैं, जिसमें वही फीमेल एम्प्लॉय थी, छोटा बच्चा था, और वो सारे ये कहने लग जाते हैं कि आप तो हमारी शान है, आप तो हमारी आन है, आपसे मिलकर हमें काफ़ी खुशी हुई, आप फाइनल डंजन में इंटर हुए थे। ली को अब बातें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इसने ये नाम कहाँ से कमा लिया, फाइनल डंजन में कैसे एंटर हो गया। कि तभी फिर किमो आगे बढ़कर ये कहने लग जाता है कि ली, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि फाइनल डंजन में जाकर आपको कैसा लगा था। ली अपने मन ही मन में ये कहने लग गया था कि यहाँ पर जितने भी लोग मेरे ऊपर आकर सवार हो गए, ये सारे के सारे फाइनल डंजन के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसका नाम भी मैंने पहली दफ़ा सुना है। तो उसके सिस्टम पर यही शो होने लग जाता है कि सर्च कंप्लीट हो चुकी है और तुम्हारे स्टेटस विंडो अब ओपन हो चुका है। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट लेवल 1 मिला था। उसके मुताबिक इससे जो कुछ भी करेगा, जिससे फ्यूचर चेंज हो जाएगा, उसके बदले में इसे पॉइंट्स मिलेंगे। और ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है। क्योंकि एक बटरफ्लाई के फड़फड़ाने की वजह से एक दुनिया में कहीं पर तो पूरा टाइफून क्रिएट हो सकता है। वो स्क्रीन पर ये मैसेज पढ़ रहा था और ये भी कह रहा था कि ये क्या कह रहे हैं कि मुझे इससे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। वो सारे लोग अब इसी के बारे में आपस में खड़े होकर बातें कर ही रहे थे कि तभी देखते हैं कि वह पोर्टल में से और ऑर्क्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ये देखते साथ ही प्लेयर्स फिर अपने अपने वेपन्स को रेडी कर लेते हैं और ऑर्क्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब ली भी अपने हाथ में गन पकड़ लेता और उन पर फायर करना शुरू कर दे। तो ये कहने लग गया था कि इतनी ही देर में यहाँ पर और भी ऑर्क्स आ गए। वो यही बताने लग जाता है कि जब से यहाँ पर स्टेटस विंडो आई है, तो मुझे इस स्क्रीन का एक और भी फायदा हुआ, वो ये कि मैं मॉन्स्टर के लेवल और उनके नाम के बारे में जान सकता हूँ। जैसा कि उसके सामने एक और खड़ा हुआ था, उसका लेवल 2 था। ये उसकी स्क्रीन पर फायर तो करता है, इससे ऑर्क नीचे की तरफ गिर जाता है। लेकिन ये सब कुछ देखने के साथ ली यही बताने लग गया था कि ये बुलेट तो सिर्फ उस पर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया, इसके अलावा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उसकी ये जो स्किन है काफी टफ है। और यहाँ पर जो लोग भी इनके साथ फाइट कर रहे हैं, उनके पास बाकी के वेपन्स हैं, उनके पास गन्स नहीं है। इसका मतलब है कि वो सच में यहाँ पर रेग्रेस हैं। जितने भी प्लेयर्स उन पर अटैक कर रहे हैं, उन सभी को ऑर्क्स के वीकनेस के बारे में पता जा सके, वो उनके जॉइंट्स पर अटैक कर रहे हैं और इनकी वजह से ऑर्क को हराने में आसानी हो रही है। और मेरे पास तो एक गन है और मुझे नहीं पता कि इस गन की मदद से मैं उनके जॉइंट्स पर कैसे अटैक करूं, क्योंकि गन बहुत छोटी है, बुलेट्स बहुत छोटी हैं, जबकि ऑर्क्स बहुत बड़े बड़े हैं। और वैसे भी अगर मैं उनके जॉइंट्स पर बुलेट फेंक भी देता हूँ या बुलेट मार भी देता हूँ, फिर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी स्किन ही इतनी टफ है। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, उनके पास एग्रेशन की पावर है, तो उनकी ये पावर सच में काफ़ी अमेजिंग है, जिसकी मदद से वो आराम से और को हरा पा रहे हैं। फिर वो अपनी गन्स जाकर एक सिपाही को दे देता है और वहाँ पर पड़े हुए चेनसा को उठा लेता है। तो उसे स्क्रीन पर यह शो होने लग गया था कि तुमने बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट कर लिया है और इसके बदले में तुम्हें बोनस 1 पॉइंट मिला है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सच में मैंने फ्यूचर चेंज कर दिया। तो फिर वो चेनसा को वहीं पर रख देता है और साथ में पड़ी हुई ड्रिल मशीन को उठा लेता है और कुल्हाड़ी उठा देता है। तभी स्क्रीन पर उसे ये शो होने लग जाता है कि उसने फिर फ्यूचर चेंज कर लिया और इसके बदले में उसे बोनस 1 पॉइंट मिल जाता है। वो स्क्रीन पर बैठा हुआ यही मैसेज रीड कर रहा था कि तभी पीछे से ऑर्क उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। ये देखते साथ ही वो फिर ऑर्क को वहीं पर मार देता है। अब उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसी कुल्हाड़ी की मदद से वो बाकी ऑर्क्स पर भी अटैक करके उन्हें मारने लग गया था और इसकी वजह से भी उसे एक और बोनस पॉइंट मिल जाता है। वो फिर किम्बू से ये पूछने लग गया था कि आखिरी टाइम में जब ऐसी सिचुएशन आई थी तो मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था। तो इस पर किम्बू कहता है कि उस वक्त तुमने चेन सा का इस्तेमाल किया था। और ये देखते साथ ही वो ये कहता है कि अब मैं समझ गया, मुझे अब ऐसा करना है जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर ही मुझे बोनस पॉइंट मिलेगा। अब हौले हौले ये सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं। किमो फिर आगे बढ़ता उसे ये कहने लग जाता है कि पास्ट में तुमने 3 ऑर्क्स को खुद ही मार दिया था। तो इस पर आगे से ली कहता है कि अभी तो मैंने 3 ऑर्क्स को खुद ही मारा है। तो आगे से फिर किमो एक साइड पर इशारा करते हुए ये कहने लग जाता है कि तुमने इन चीज़ों से नहीं बल्कि उस चीज़ से उन्हें मारा था। वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि एक थिनर थी, एक केमिकल जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ पर अटैक कर सकते थे। ये सारी बातें जानने के साथ ली कहता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थिनर का इस्तेमाल करके ऑर्क्स को जलाना, ये तो और भी मज़े वाली बात है। और वैसे भी अगर पास्ट की बात करें तो उस वक्त भी मैंने सेम आइडिया का यूज़ किया था, जो कि अब भी मैं वैसा ही करने वाला हूँ। अब मेरे पास एक चांस है कि इन थिनर का इस्तेमाल करके मैं उन ऑर्क्स को मार दूं या फिर किसी और चीज़ का इस्तेमाल करूं और इन ऑर्क्स को मारूं। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे आगे क्या करना है। जैसा ही उसने आगे बढ़कर थिनर के डब्बे को उठाया था कि तब उसे स्क्रीन शो होते जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि तुमने फ्यूचर को चेंज कर लिया और इसके बदले में उसे फिर एक और पॉइंट मिल जाता है। अब वो थिनर के बॉक्स से जाकर बाकी प्लेयर को देने लग गया था। अब ये कहने लग जाता है कि इन सारे प्लेयर ने काफ़ी एनर्जी का यूज़ किया, तो जैसा प्लान मैंने उन्हें बताया उन प्लेयर ने उस पर अमल करने का डिसाइड कर लिया।
अब वो प्लेयर जैसे ही आगे बढ़कर उनके जॉइंट्स पर अटैक करते थे, जैसे ही ऑर्क नीचे गिरते थे तभी मैं आगे बढ़कर उनके ऊपर थिनर फेंक देता था और उनकी मदद से ऑर्क्स को मारने में हमें आसानी हो गई। अब थिनर को फेंकने के साथ ही फिर हम उन्हें आग लगा देते थे। जैसे जैसे ये काम करता रहता है उसी के साथ ही उसकी स्पेशल स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है। फ्यूचर को चेंज करने की वजह से एक और बोनस पॉइंट मिल जाता है, उसका लेवल अप हो गया था, बोनस पॉइंट 3 मिल जाते हैं। और फिर इन चीज़ों को देखकर अब तो उसे कंफर्म हो गया था कि पहले जो कुछ भी उसने किया था उससे अब जो कोई भी अपोजिट वो चीज़ें करेगा उसकी मदद से उसे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। उसे ये भी नहीं पता था कि इन बोनस पॉइंट्स को वो कहाँ पर यूज़ कर सकता है, लेकिन इन बोनस पॉइंट्स को यूज़ किए बगैर ही वो ऑर्क्स को आराम से मार रहा था। उसे स्क्रीन पर ये शो होने लग जाता है कि तुमने ब्रेव रू की अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया है, तुमने काफ़ी सारे ऑर्क्स को मारा वो भी बोनस पॉइंट्स का यूज़ किए बगैर, तो इसलिए उसे एक ख़ास किस्म की स्किल मिल जाती है। उसे एक आर्मर मिल गया था। आर्मर के बारे में ये बताया गया था कि इससे उसकी टफनेस और हार्डनेस काफ़ी हद तक इंक्रीज कर जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाएगी। इस आर्मर के बारे में देखते कहता कि क्या मुझे एक आर्मर मिला। अब स्क्रीन के मुताबिक ही वो आर्मर वहां पर आ जाता है और उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो गया था। अब उसने आर्मर पहन लिया था और बाकी के खड़े हुए प्लेयर ये देखकर कहते हैं कि तुम्हें क्या मिला। और इस आर्मर को देखते साथ ही वहां पर किमो और जो फीमेल ये देखते साथ ही दोनों काफी गुस्से में आ जाते हैं। ये कहने लग जाते हैं कि हमें लगा था कि ये आर्मर हमें मिलेगा, लेकिन ये आर्मर इसे कैसे मिल गया। उनके ये फेसेस देखने के साथ ही ली उनको यही कहता है कि तुम्हारे चेहरों को क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है कि मुझे एक स्किल मिल गई। तो लड़की आगे से उसे यही बताती है कि हाँ हमें इससे प्रॉब्लम है क्योंकि तुमने पूरे कोरिया पर अपना नाम कमाया। और दूसरा बंदा भी ये कहने लग जाता है कि मुझे भी खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि इस स्किल को हासिल करने का चांस मैंने मिस कर दिया। तो ली उनकी ये बातें सुनने के साथ मानी मन में ये कहने लग जाता है कि लगता है कि यह स्किल मुझे पास्ट में भी मिली थी और शायद यही वजह है कि बटरफ्लाई इफेक्ट यहाँ पर नहीं आया और मुझे बोनस पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि पास्ट में भी वैसे ही हुआ था जैसा अब हो रहा है। फिर वहां पर वो तो सारे लोग पोर्टल की तरफ देखने लग जाते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो वहां पर उन्हें स्क्रीन शो होने लग गई थी जिसके ऊपर ये बताया गया था कि इसके अंदर 11 गोबलिन्स हैं और ऑर्क्स की तादाद 8 है और यहाँ पर सिर्फ 4 प्लेयर ही अंदर जा सकते हैं। और इसे देखते साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि इसे किसी इंसानी दिमाग नहीं बनाया था, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों मॉन्स्टर और वगैरह सारी चीज़ों के नंबर फिक्स कर दिए गए हैं। और लगता है कि यही गेम का रूल है, यहाँ पर हर मिनट के बाद कुछ न कुछ आ जाता है। ये गॉब्लिन्स यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रक्शन क्रिएट की और लगता है कि 10 मिनट हो गए हैं तो और गॉब्लिन्स यहाँ पर आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर गॉब्लिन्स और आर्ट्स वगैरह जो भी आर्ट्स पर आते हैं वो गेट के साथ कनेक्ट कर दिए गए हैं, वो इस अर्थ पर उन गेटों की मदद से आते हैं। और इन गेटों को डिस्ट्रॉय करने का सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है और वो तरीका यही है कि हमें मॉन्स्टर्स को मारना होगा, वो भी जल्द से जल्द। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर स्क्रीन शो हो रही है जिसके ऊपर ये बताया गया था कि अंदर कितने मॉन्स्टर्स मौजूद हैं और यहाँ पर कितने प्लेयर अंदर जा सकते हैं। और ऊपर से इसका डिफिकल्ट लेवल भी सिर्फ डी है, इसका मतलब है कि हम आराम से अंदर जाकर उन्हें मार सकते हैं। और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है तो मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस डंजन में इंटर हो सकता हूँ। मैं वहाँ पर जाकर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे जो पॉइंट्स मिले हैं उनकी मदद से मैं वहाँ पर क्या कर सकता हूँ। ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर आकर देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा और स्ट्रेंथ हासिल करना ही होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ ही तो पावर है। और इसके अलावा भी स्क्रीन की तरफ देखता है, यहाँ पर ये बताया गया था कि इस आर्मर की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस काफ़ी चेंज हो चुकी है, उसकी बॉडी भी चेंज हो चुकी है। अब बोनस पॉइंट्स भी उसके पास 15 थे। तब उसे वहाँ पर जितने भी बोनस पॉइंट्स मिले थे वो ऐसा कहता है कि इन बोनस पॉइंट्स को मैं अपनी स्ट्रेंथ में यूज़ करूँगा कि तभी वो बोनस पॉइंट 15 से 16 हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे पता है कि इन गॉबलिन्स और इन ऑर्क्स को कैसे हराना है, तो इसलिए ये मेरी पहला हंटिंग प्लेस होनी चाहिए ताकि यहाँ पर जाकर मैं और भी एक्सपीरियंस हासिल कर सकूँ। जबकि उसके साथ चल रहा ली ये कहने लग जाता है कि पिछली दफ़ा भी ली को यहाँ पर से कुछ खास मिला था। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि फिर साइड से गॉबलिन्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे और उन पर अटैक करने के लिए ऊपर उछलते हैं। जैसे ही एक गॉब्लिन उस पर अटैक करने के काफी करीब आ जाता है तो ये देखते साथ ही ली ने वहां पर आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था। अब उसके हाथ की टफनेस काफी बढ़ चुकी थी और फिर इसी की मदद से ही वो गॉब्लिन को ऊपर से पकड़ता है और फिर उसकी खोपड़ी को वहीं पर फोड़ देता है। और वहां पर उसे फिर मैसेज शो हो रहा था जिसके ऊपर यही बताया गया था कि तुमने फ्यूचर को चेंज कर दिया है और उसके बदले में उसे एक और बोनस पॉइंट मिल गया था। अब उसकी स्ट्रेंथ 16 तक पहुंच जाती है।
और ये देखते साथ ही फिर ली ये कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए 5 घंटे भी नहीं हुए और मैं स्ट्रेंथ के लेवल 16 तक पहुँच गया। और वहीं पर आए हुए उसके बाकी टीममेट्स फिर हैरान थे और यही कह रहे थे कि ये तो काफी रिडिकुलस है, ये यहाँ पर आकर एक ही हाथ से गोबलिन्स को मार रहा है। और किम भी ये देखकर काफी हैरान था और ये कहता है कि भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर उसकी नज़र आर्मर पर पड़ता है, ये कहने लग जाता है कि लगता है कि यही आर्मर तुम्हारे पास था जिसकी वजह से तुम कोरिया के नंबर 1 प्लेयर कहलवाते थे और स्ट्रॉन्ग थे, जहाँ कहीं जाते थे वहां पर अपना नाम छोड़ जाते थे। ली ये सुनने के साथ ही किम को कहता है तो फिर क्या। तो आगे से ली कहता है तो फिर तो मुझे ये आर्मर चाहिए ही सही। और वो आर्मर को छीनने की कोशिश करने लग जाता है और उस पर चेंसा की मदद से अटैक कर देता है। और ये देखते साथ ही आगे से ली मुस्कुराता हुआ ये कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर रिग्रेस तो नहीं कर सका, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर इतना इजीली हरा पाओगे। और अब मेरी बारी आ चुकी है। और वो अपने आर्मर से ढका हुए हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसकी चेंसा को रोकने लग गया था। उसकी चेंसा को रोकने के साथ ही अपने दूसरे हाथ से वो कीमू की गर्दन को पकड़ लेता है। कीम्बू का लेवल 3 था और वो आराम से उसके ऊपर मौजूद स्क्रीन पर देख पा रहा था। और ये सब कुछ देखते हुए किमू से ये कहता है कि भला ये कैसे पॉसिबल है। इस पर ली आगे से आराम से काम डाउन नजरों से ये कहता है कि कितने शर्म की बात है। ये लोग इसलिए स्टोर में आए थे क्योंकि इन्हें ऐसा लगा था कि ये यहाँ पर आकर मेरी स्किल्स को छीन सकते हैं, लेकिन ऐसा ना कर सके। वो उसे तो गर्दन से पकड़कर ऊपर हवा में उछाले खड़ा था और बाकी लोगों को देखते साथ ये कहता कि क्या तुम भी यहाँ पर ट्राई करना चाहोगे। इस पर वो दोनों काफी डर से जाते हैं, तो वो भी आगे से उन्हें यही कहता है कि तुम लोग दफा हो जाओ। और अपने सी हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसने किम को वहीं पर मार दिया था। और अपने पास्ट के बारे में भी यही बताने लग जाता है कि जब मैं बैटल फील्ड में हुआ करता था तो मुझे लगा था कि मेरे दोस्त इसके बदले में मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन वहां पर भी लोगों ने तारीफ करने की बजाय मुझ पर बुलेट चलाई और लगता है कि मेरी लाइफ ऐसी है। और वो फिर बाकी दोनों को ये कहने लग जाता है कि जब से ये गेम स्टार्ट हुई है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ला काम आने वाला है। और तुम लोगों तो पता है कि यहाँ पर ला काम नहीं आने वाला, तो जब भी कोई दुश्मन मेरे सामने आता है तो मैं उस पर जरा बराबर भी रहम नहीं दिखाता। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। अब जैसे ही उसने वहां पर किम को मारा हुआ था तो उसके ऊपर एक स्क्रीन शो होने लग जाती है। अब स्क्रीन को देखते साथ ये कहने लग जाता है कि ये गेम तो बहुत ही क्रूर है, लगता है कि इसकी मदद से उसके पास जो आइटम्स है हम उसे हासिल कर सकते हैं। तो वो आगे बढ़ता है और वहां पर उसे एक लॉकेट नजर आया था। जैसे ही उसने लॉकेट को उठाया तो स्क्रीन पर उसे यही शो होने लग जाता है कि तुमने एक नेकलेस को हासिल किया और उसके बदले में उसकी स्ट्रेंथ +3 और गिल्टी +3 इंक्रीज हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने फ्यूचर को भी चेंज कर दिया था, तो उसके बदले में भी उसे बोनस पॉइंट +1 मिल जाता है। अब उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई थी, गिल्टी इंक्रीज हो गई थी और ये सब कुछ सिर्फ किम की वजह से उसे मिला था। और वो ये कहने लग जाता कि इतनी जल्दी ही मैंने एक और लेवल को अब कर लिया और ये सब कुछ इस वजह से हो पाया क्योंकि मैंने एक बंदे को मारा जिसके पास काफ़ी स्ट्रेंथ थी, और अगर ऐसा चलता रहा तो मैं आगे जाकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। अब उसने उस नेकलेस को पहन लिया था कि तभी पीछे से एक और लड़का आ जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि तुमने उस नेकलेस को क्यों पहन लिया, ये तो एक ट्रैक हिस्सा लग रहा है। तभी वहां पर और गॉब्लिन्स आ गए थे, ऑक्स आ गए थे और वो उनके साथ फाइट करने लग जाता है और उन्हें मारने लग जाता है। उन्हें मारते हुए ये कहने लग गया था कि मुझे यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा, मैं जानता हूँ कि मेरा लेवल अप हुआ है, मुझे +3 बूस्ट पॉइंट मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मैं पहले था वैसा का वैसा अब भी हूँ। और उसे फिर स्क्रीन शो होती है कि वहाँ पर उसने तमाम मॉन्स्टर को मार दिया, तो इसी के साथ ही डंजन वाल भी अब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और उसके पास 3 मिनट से पहले उसे बाहर निकलना था। और यही तरीका था जिसकी मदद से उस गेट को बंद किया जा सकता था। जैसे सारे मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे तो गेट वहां पर बगैर ट्रेस के गायब हो जाता। उससे पहले एक टाइम होता था, उस टाइम में उन्हें बाहर निकलना होता था। और इन सभी को देखने के साथ ही यही बताने लग जाता है, तभी तो मैंने कहा था कि यहाँ पर लॉ काम नहीं आने वाला, ये एक लॉलेस जगह है, सारे लोग मारे गए, गेट बंद हो जाएगा और वो यहीं पर पड़े रहेंगे। अगर यहाँ पर प्लेयर एक दूसरे को मार देते हैं या फिर किसी मॉन्स्टर के हाथों मारे जाते हैं तो बाहर तो किसी को नहीं मालूम ना कि उसे प्लेयर ने मारा या फिर मॉन्स्टर ने मारा है। जैसे ही यहाँ से गेट गायब होगा तो उनकी बॉडी भी डिसअपेयर हो जाएंगी। और शायद इसलिए ही प्लेयर को कुछ टाइम दिया जाता है, इस टाइम में उन्हें गेट से बाहर निकलना होता है। अब लिए छोटे बच्चे को ये कहता कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, तो छोटा बच्चा कहता कि नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो आगे से लिए कहता कि तो ठीक है ना, तो फिर जल्दी से गेट से बाहर आ जाओ। छोटा बच्चा अब भी चाहता था कि वो उसके साथ जाए, वो इस बात पर बहुत जोर देता है, लेकिन आगे से ली उसे कहता है कि तुम अपनी ये बात को यहीं पर ख़त्म करो और अपनी ज़िद को भी ख़त्म करो।
और फिर उसका स्टेटस शो होता है, वो लेवल 2 तक पहुंच चुका था। स्टेमिना 1 था, स्ट्रेंथ 16 थी, माना 1 था, एगिलिटी 1, 1+3 थी, कंसंट्रेशन 1 थी, बोनस पॉइंट्स 9 थे और अचीवमेंट बटरफ्लाई इफेक्ट था। अभी सबकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो नेकलेस की वजह से अपनी स्ट्रेंथ को 28 तक ले जा सकता है। ये कहता है कि अगर एक लेवल 9 का प्लेयर भी मेरे साथ फाइट करे ना तो मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ। ली फिर उस बच्चे को ये समझा रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो बच्चा वहाँ से टस से मस नहीं होता। वो बच्चा रोते हुए ये कहने लग जाता है कि हम 10 साल पीछे आ गए, और वो काफ़ी रो रहा था, उससे रोया हुआ नहीं देखा जा रहा था। तो ली उसे कहता है कि तुम अब रोना बंद कर दो। वो बच्चा ये कहने लग जाता है कि 10 साल में पास्ट में आया, मैं हीरो बनना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं वैसा का वैसा ही हूँ। मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि चलो मैं खुद तो हीरो ना बन सका, लेकिन एक हीरो का राइट हैंड तो बन जाऊँ। उसकी ये बातें सुनने के साथ ली हंसने लग जाता है। उसे कहता है कि तुम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो बच्चे। उस बच्चे का नाम मिन्सू था और यही बताने वाला था। इस बच्चे के बारे में इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये 10 साल फ्यूचर से यहाँ पर आया, तो उसे पता कि आगे क्या होने वाला, तो इसकी मैं हेल्प ले सकता हूँ। और वो बच्चा भी यही कहता है कि ली मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये जब रिग्रेस कर चुका था तो इसे लगा था कि यही पहला बच्चा है जो यहाँ पर रिग्रेस करके आया, तो ये स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लेकिन इसे नहीं पता था कि इसके अलावा भी वहाँ पर बाकी लोग भी आए थे, तो उसकी लाइफ तो मीनिंगलेस बन गई। और इसने मुझे इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं आगे नाम कमाने वाला हूँ, तो इससे इसका नाम भी बन जाएगा। तो तभी ये बच्चा मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इसका ये फैसला है, ये भी काफ़ी अच्छा है और लगता है कि इसके कंधों पर एक बड़ा-सा और अच्छा सर है। वो दोनों अब गेट से बाहर आ जाते हैं और ली फिर उससे ये पूछता है कि तुम हमेशा ही किसी के साइड किक तो बंद कर नहीं रहोगे। तो आगे से वो भी कहता है कि हाँ, मैं सेकंड नंबर पर तो आना चाहता हूँ। आप नंबर बंद रहेंगे और मैं सेकंड नंबर पर। दोनों गेट से मुकम्मल तौर पर बाहर आ गए थे। वो गेट भी डिसअपियर हो जाता है और ली भी उसे ये कहने लग जाता है कि जब भी मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो तभी मैं तुमसे वो मदद ले लूँगा। वो उसे ये कहने लग जाता है कि फ्यूचर में वो 10 लोग जो मेरे में इन्वॉल्व थे, जो कि उनके नाम, फेस और उनके लेवल भी मुझे बताओ, और ये भी बताओ कि उनमें से मेरा दुश्मन कौन था और उनमें से मेरे दोस्त कौन से थे। तो ये मिन्सू ये बातें सुनने के साथ ली को ये कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया। तो ली उसे कहता है कि ज़रा बराबर भी इसमें तुम बकवास ना करना, झूठ बोलने की कोशिश ना करना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और जब ये सारी चीज़ें तुम कंप्लीट कर लो तो मुझे कॉल करना। तो मिन्सू ये सुनने के साथ खुश होते हुए जल्दी से उस स्टोर से बाहर आ जाता है। तो पीछे से ली भी मुस्कुराने लग गया था और वो भी ये कहने लग जाता है कि ये तो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग निकला। और इस बात को 3 दिन हो चुके थे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेयर पूरी दुनिया में उभर कर आ चुके थे। पहले तो उन प्लेयर ने कोशिश की थी कि खुद को छुपा लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। यहाँ पर प्लेयर्स आ चुके थे, दुनिया को बचाना था, तो वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाते हैं और यहाँ पर अब टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ आम हो गई थी। और यहाँ पर जितने भी रेग्रेसर्स आए थे, उनकी यही कोशिश थी कि वो अपनी लाइफ पहले की लाइफ से सुधार सकें, इसलिए वो अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों को शेयर नहीं करते थे। उन सभी को लगता था कि वो इस दुनिया में आ चुके हैं तो यहाँ पर अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अपना नाम कमा सकते हैं, जैसा कि एक नॉवल में प्रोटोगेनिस्ट वापस आता है। लेकिन असल में पता क्या हुआ, जो भी यहाँ पर एग्रेस करके आया वो उन्होंने जैसी लाइफ बनाना चाहिए वैसा बिल्कुल भी ना बना पाए, और ऐसा मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमें बताया था। जो कोई भी फ्यूचर से आया था उनके बारे में काफ़ी से सवाल पूछे जाने लगे थे और उनसे ये सवाल पूछे जाते थे कि आगे क्या होने वाला है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन कौन सी चीज़ जीतेगा। लेकिन इन सारी बातों से ली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो घर आता है, टीवी चलाता है, तो फिर वहाँ पर उसे शो होता है कि उसने फिर फ्यूचर को चेंज कर दिया, उसके बदले में बोनस पॉइंट मिल जाता है। और वो टीवी पर फिर न्यूज़ देखने लग गया था कि जहाँ पर एक कोच जिसका नाम था जुंग, वो ये बताने लग जाता है कि एक पूरी गेम इस दुनिया में चेंज हो चुकी है और फ्यूचर से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तो इनसे बात करने के लिए मैंने स्पेशल बंदे मिस्टर ली को यहाँ पर बुलाया है। और वो उससे ये सवाल पूछता है कि जो बंदे यहाँ पर फ्यूचर आया है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो आगे से ली यही बताता है कि हाँ, वो हमारी मदद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्यूचर हमारा सेफ हाथों में है और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। अगर जो कोई हमें फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो उससे कुछ पैसे वगैरह भी मिल सकते हैं। लेकिन अभी भी ये एक सवाल बाकी था कि प्लेयर फ्यूचर से यहाँ पर क्या करने के लिए आए और आखिर फाइनल डंजन में क्या हुआ था। फाइनल डंजन का नाम सुनने के साथ ही ली का फोकस फिर न्यूज़ पर होने लग जाता है और ये कहता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि फाइनल डंजन। और इसके बारे में ली भी उन्हें यही बताने लग गया था कि ये सवाल सच में काफ़ी अमेजिंग है। मुझे जहाँ तक याद है जितने लोग यहाँ पर आए वो यही बता रहे थे कि जब फाइनल डंजन अपेयर हुआ था तो पूरी दुनिया से स्ट्रॉन्ग बंदों को चूज़ किया गया था और उनकी तादाद 21 थी जो कि उस डंजन में इंटर हुए थे।
और ये सारी बातें सुनने के साथ फिर जुंग यही बताने लग जाता है कि यही सारी बातें थी जो कि ली हमें बता रहे थे कि क्या फाइनल डंजन ही आखिरी हिस्सा है, इसके बाद ये गेम ख़त्म हो जाएगी, हम ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। और ये सारी बातें सुनने के साथ ली ये कहने लग जाता है कि ये तो बास्टर निकले, और वो कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर थे जो कि फाइनल डंजन में जाकर उसे कंप्लीट ही ना कर सके। और वैसे भी यहाँ पर जितने लोगों की मैंने बातें सुनी हैं तो मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि जितने भी स्टोर में मुझे लोग मिले थे वो मुझे हीरो क्यों कहकर पुकार रहे थे, तो उसे एक और बोनस पॉइंट मिल जाता है। ये देखते साथ ही वो ये कहता है कि लगता है कि ये बोनस पॉइंट मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैंने यहाँ पर बबल रैप का इस्तेमाल किया था। मैं यहाँ पर आया, मैंने पानी पिया, मैं सोफे पर बैठा, इस सब की वजह से मुझे पॉइंट्स मिले। लगता है कि पास में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो इसी तरह और भी काम करता रहता है, उसके बोनस पॉइंट्स इंक्रीज होते होते 37 तक पहुँच जाते हैं। इन पॉइंट्स को देखकर वो खुश हो जाता है। ये कहने लग जाता है कि मुझे आखिर जानना है कि पास में मेरे पास बटरफ्लाई इफेक्ट क्यों नहीं था, और मैं कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कैसे बन सकता हूँ। बचपन से ही मैं जानता हूँ कि जो कोई वीक होता है उसे स्ट्रॉन्ग बंदा दबा देता है, तो इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ताकि मुझे कोई ना दबा सके, और मैं पैसे हासिल करना चाहता था ताकि इन पैसों का यूज़ करके मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। और अब तो यहाँ पर एक ऐसा टाइटल बना दिया गया है जिसका नाम है एब्सोल्यूट वन, और वो भी मैं पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ। फिर वो टीवी ऑन कर देता है जहाँ पर काफ़ी लोग एक्साइटेड थे। ये कहने लग जाते हैं कि 5 4 3 2 1। एक एंकर ने ये कहते साथ ही उस स्टैचूज के ऊपर से पर्दा हटा दिया था। वो स्टैचूज थे ली हियोन के, पार्क मून के, चोई चल संग के। जहाँ तक उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी यही लोग थे जो कि फाइनल डंजन में गए थे और कोरिया की तरफ से गए थे। वहीं पर बैठा हुआ ली टीवी पर ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही अपने स्टैचू को देखता है तो वो शॉक्ड हो गया था और यही कहता है कि ये तो मैं हूँ। और इतना सब कुछ देखने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि इन स्टैचूज को तो सिर्फ 3 ही दिनों में बना लिया गया। इसका मतलब है कि मेरी वहाँ पर अच्छी खासी कदर की जाती थी, मैं सच में स्ट्रॉन्ग था, बाकी लोग मेरी इज्जत करते थे। और बैटल फील्ड में भी मैं इसलिए गया था ताकि मैं इससे पैसे कमा सकूँ, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो, अब तो लोग मुझे आइडलाइज कर रहे हैं, इससे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। और एंकर खुश हो तो ये बताने लग जाता है कि बाकी दुनिया से जो प्लेयर भी आखिरी डंजन में गए थे उन्होंने वहां पर जो कुछ भी देखा वहां पर जाकर अपने लोगों को बताया, लेकिन कोरिया के 3 लोग जिनमें ली शामिल है, पार्क शामिल है, चोई शामिल है, ये तो वहां पर गए, वहां पर वापस आए लेकिन अभी तक अपेयर नहीं हुए, और हमें नहीं बताया कि वहां पर इनके साथ क्या हुआ। ली जो कि न्यूज़ सुन रहा था वो भी कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ था। लेकिन अगर वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो अब कहाँ छुपे हुए हैं। ली ये बात सुनने के साथ ही कहता है कि इसके कहने का क्या मतलब कि बाकी के लोग अपेयर क्यों नहीं हुए, वो क्यों छुपे हुए हैं। और वहीं पर बैठा हुआ टीवी पर ली बाकी लोगों को ये बताने लग गया था कि ऐसा हो सकता है कि वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग थे, उनके पास खास किस्म के आइटम्स थे, उसकी मदद से वो फाइनल डंजन में गए थे, तो इसलिए उन्होंने खुद को छुपाया हुआ है ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। फिर एंकर उससे एक और सवाल पूछता है। वो ये कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि वो प्लेयर जो कि लास्ट डंजन में गए थे उनके लिए स्पेशल रूल बनाया गया, वो कौन सा है। ली कहने लग जाता है कि वो लोग जो कि वहां पर गए थे अगर उन्होंने कोई भी किस्म का क्राइम कमिट किया है तो उसे उसके लिए माफ़ कर दिया जाएगा। इस बार एंकर हैरान होता हुए उसे कहता है तो फिर ये किस किस्म का रूल हुआ। तो लीजी बताने लग जाता है कि ये प्लेयर हमारे लिए काफ़ी ख़ास हैं और बाकी विवार्ड एसोसिएशन के प्लेयर के मुताबिक ही ऐसा कानून बनाया गया है कि उन पर कोई ख़ास किस्म का चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो। ये सारी बातें सुनने के साथ फिर ली अपनी जगह पर उठता है और टीवी को बंद कर देता है और ये कहने लग गया था कि अब तो मैं 2 बातें समझ चुका हूँ। एक ये कि जो जो कोई भी मुझे मिलेगा या मेरे पीछे आएगा तो मेरे लिए ये लीगल है कि मैं उसे मार सकता हूँ। फिर वो सुकेयर की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं प्रीवियस लाइफ में इस जगह पर गया भी होऊंगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे बोनस पॉइंट्स भी काफ़ी सारे मिलने वाले हैं। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसी के साथ साथ ही उसके बोनस पॉइंट्स इंक्रीज होना शुरू हो गए थे। अब उसके बोनस पॉइंट्स एगिलिटी में चेंज हो जाते हैं और एगिलिटी उसकी 52+3 तक पहुंच गई थी। अब इस गिल्ड की वजह से उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है। ये कहने लग जाता है कि बाकी प्लेयर के पास कम ही पॉइंट्स होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं कि मैं अपनी स्किल्स को किसी भी तरह से और हर वक्त किसी न किसी तरीके से एनहांस करता रहता हूँ। इवन मैं माना की पावर को भी इंक्रीज कर सकता हूँ। वो तेज़ी से भागा जा रहा था कि तभी हिसोकेर तक पहुंच जाता है, तो वहां पर वो अपनी ब्रेक्स लगा लेता है और फिर एक जगह पर खड़ा होकर अपने स्टैचू को देखने लग गया था। वहां पर और भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। उसे देखते साथ ही ली ये कहने लग जाता कि मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं आ रहा। और इसने मास्क भी पहना हुआ था और हुड भी पहना हुआ था। वो ये कह रहा था कि मैं यहाँ पर आया, सारे लोग स्टैचू में मुझे देख चुके हैं, तो जैसे मुझे देखेंगे मुझे पहचान लेंगे, फिर मैं टीवी पर आ जाऊँगा, लेकिन अब मैं टीवी पर नहीं आना चाहता।
और वैसे भी जो प्लेयर फ्यूचर से यहाँ पर आए हैं, उन्हें पता है कि मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होगा, तो उसे हासिल करने के लिए वो मुझे मार भी सकते हैं, तो मुझे छुप कर ही रहना होगा और उन प्लेयर को पता ना लगने पाए कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। क्योंकि इस बात का अंदाज़ा तो मैंने स्टोर में लगा लिया था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो किम ने मुझ पर अटैक किया ताकि मेरी पावर्स को हासिल कर सके, और यहाँ पर बाकी के लोग भी ऐसा ही करना चाहेंगे। मेरी पावर के लिए वो मुझे मार देंगे। और यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स आए हुए थे वो अपने-अपने वेपन्स भी साथ लेकर आए थे। ये सब कुछ वो इसलिए करवा रहे थे क्योंकि अब उन्हें टाइटल मिल चुका था कि वो हीरोज़ हैं। लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने अपना चेहरा इन लोगों को दिखा दिया तो यहाँ पर एक काओस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर सारे लोगों में भगदड़ मच जाएगी, और बिल्कुल वैसे ही होगा क्योंकि मैंने टीवी में देखा था कि यहाँ पर लोग आकर हम तीनों स्टैचूज़ को प्रे भी कर रहे थे। और यहाँ पर जितने भी लोग आकर मेरे सामने प्रे कर रहे थे, ऐसा लगता था कि वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरी स्टोरी के बारे में जानते होंगे। टीवी पर तो ऐसे दिखाया जा रहा था। अब तो मैं वहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन अब मुझे कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा जो कि मेरे स्टैचू के सामने प्रे कर रहा हो। फिर उसकी नज़र एक और स्टैचू पर पड़ती है। ऊपर बंदा खड़ा हुआ था, उसका नाम था जोई, और यही लिखा हुआ था कि हम यहाँ पर इंसानों को बचाने के लिए आए हैं, तो आपकी सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो स्वॉर्ड एम्परर पार के आखिरी अल्फाज थे वो यही थे कि हम इस गेम में जा रहे हैं और इस गेम को ख़त्म करके ही वापस आएंगे। जबकि ली के खाने में कुछ भी नहीं लिखा गया था, उसके आगे सिर्फ यही था कि शैडो ऑफ द ली। ये देखते साथ ही ली अपना सार इधर उधर हिलाने लग जाता है और कहता है कि क्या इन्होंने क्या कहा कि मैं शैडो ऑफ डेथ था। वो अपने स्टैचू के पास खड़ा ही था कि तभी एक बंदा आता है और उसके स्टैचू के सर को उड़ा देता है, और इसकी वजह से ली को 1 पॉइंट मिल गया था। और वो बंदा जो कि उसके स्टैचू को डिस्ट्रॉय करके नीचे की तरफ आया था, वो तेज़ी से उसके पास से गुजरता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, और ली वहाँ पर खड़ा हुआ उसे देखता रह गया था। अब ली नहीं चाहता था कि वो ज़्यादा देर तक उससे भाग सके, तो अब इसके पास गिल्टी 50 थी, तो इसलिए वो आराम से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसका पीछा करने लग जाता है। वो तेज़ी से आगे बढ़ा था और जल्दी से उस लड़के के पास पहुँच जाता है, उसे ये कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? और अपना मास्क भी हटा देता है और शैतानी शक्ल बनाकर उससे यही पूछता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो? अब बताओ, अब क्या तुम मुझे जानते हो? इस पर आगे वाला बंदा चोरी से अपना वेपन निकालने लगता है ताकि उसकी मदद से ली पर अटैक कर सके, कि तभी ही ली उसके हैंड को वहीं पर रोक लेता और कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम क्या करने वाले हो। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके सामने स्क्रीन पर उसे ये दिखाया जा रहा था कि सामने वाला बंदा बहुत बड़ा धोखेबाज है और किसी वक्त भी धोखा दे सकता है। और ली फिर उसे पकड़कर ये कहने लग गया था कि तुम्हारी एफिलिएशन क्या है। वो जानता था कि ज़रूर ये किसी गिल्ड से बिलोंग करता होगा, क्योंकि यहाँ पर आकर 5 ही दिनों में वेपन हासिल करना इतना भी आसान नहीं होता। और ये कहने लग गया था कि क्या तुमने वो इंटरव्यू नहीं देखा। ली उसे ये कहने लग जाता कि अगर तुमने वो इंटरव्यू देखा था तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए, तुम अब यहाँ पर आ गए हो, अगर तुमने मुझे कुछ भी सच ना बताया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। तो इसकी बात सुनने के साथ ही वो लड़का हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे जाने दो। तो इस पर ली फिर उसे यही कहता है कि लगता है कि सिर्फ 10 ही सेकंड बचे हैं और 10 ही सेकंड में तुम यहीं पर मारे जाओगे। तो मुझे अपना नाम बताओ और बताओ कि तुम किस गिल्ड से बिलोंग करते हो। तो आगे से फिर वो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मैं किम चांग वै और मैं जनरल गिल्ड से बिलोंग करता हूँ। तो ली कहता है हाँ आगे बताओ। वो उसे सारी बातें बता देता है, और उन्होंने एक प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ था ली। अब उनका मिशन ली को ख़त्म करना था। तो इस पर जब ली उसे कहता है कि क्या सच में, तो इस पर वो कहता है कि हाँ तुमने सही सुना। और इस प्रोजेक्ट के मुताबिक ली ने जितने भी प्रीवियसली स्किल्स और आइटम्स हासिल किए थे, इस प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले लोग उन्हीं स्किल्स और आइटम की तलाश में जाएंगे और उन्हें हासिल करेंगे। तो फिर आगे से लियो से ये पूछता है कि तुमने फिर क्या किसी चीज़ को चुराया। तो आगे से वो बताता है कि हमने एक स्टील्थ को चुराया था। तो ली कहता है कि हाँ आगे बताओ। तो वो बताने लग गया था कि जो लाइकन डंजन में गेट हुआ था तो वहाँ से हमने उसे हासिल किया था। तो इस पर फिर लियो से ये कहने लग जाता कि मुझे सारी डिटेल बताओ। तो वो लड़का किम उसे बताने लग गया था कि लाइकन डंजन 3 दिन के बाद ओपन होने वाला है, वहाँ पर तुमने स्टील्थ स्किल को हासिल किया था, तो हम पहले जाएंगे और उससे हासिल करेंगे। लियो से ये पूछता है कि तुम्हें किसने बताया कि वो स्किल मुझे वहाँ से मिली थी। ये बातें सुनने के साथ किम मन ही मन में ये कहता है कि अगर ये सब कुछ जानता है तो मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहा है। और वो भी उससे कहता है कि मुझे उस बंदे के बारे में नहीं पता जो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तुम खुद ही जाकर इसके बारे में पता लगाओ। तो फिर लियो से ये पूछता है कि तुम उस स्केल को चुराओगे कैसे। इस पर किम बताता है कि वहाँ पर ऑलरेडी 100 लोग जमा हैं जो कि उस आइटम को हासिल करना चाहते हैं। तो आगे से ली कहता है कि क्या 100 लोग। तो किम बताता है कि हाँ तुम्हें लगता है कि तुम उन सभी को हरा पाओगे। ली मन ही मन में यही कहता है कि पूरे 100 प्लेयर जो कि वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हैं और फ्यूचर से वहाँ पर आए हैं, तो उनके साथ डील करना इतना भी आसान नहीं होगा, और इस सब की वजह से उसे एक और बोनस पॉइंट मिल जाता है।
और थोड़ी ही देर में फिर ली ने मिन्सू को बुला लिया था। मिन्सू जैसे वहाँ पर आता है तो वो किम को देखते साथ यही कहता है कि बॉस अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे यहीं पर मार दूँ। तो आगे से ली कहता है कि नहीं, हम इससे इन्फॉर्मेशन लेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन काम की निकली तो इसे जाने देंगे। और वो भी जानना चाहता था कि जो इन्फॉर्मेशन उसे वहाँ पर किम ने दिया है मिन्सू के मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन सही है। मिन्सू ये बता रहा था कि आपको पता है कि आपने प्रीवियस लाइफ में जो सतील्थ हासिल की थी जनरल गिल्ड उसके पीछे है। तो इस पर कहता है वो अच्छा, तो ऐसी बात है। और ये सब कुछ सुनने के साथ ली कहता है कि तुम दोनों में से कोई एक बंदा तो झूठ बोल रहा है और उसकी वजह से उसका फ्यूचर का एक और पॉइंट चेंज हो गया था। अब उन दोनों की बातें कहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन अभी तक भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी कि वो गेट कब ओपन होना था। जैसे ही वहाँ पर मिन्सू बताता है कि वो गेट कल ही ओपन होने वाला है, तो इस पर आगे से ली मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या किम, तुमने क्या कहा था, ये तो कह रहा है कि वो तो कल ओपन होने वाला है। इस पर किम यही बताने लग जाता है कि ये जो छोटा सा बच्चा तुम अपने साथ लेकर आए ना, ये झूठ बोल रहा है। इस पर मिन्सू को भी गुस्सा आ गया था और कहता है कि क्या तुम क्रेजी हो चुके हो। तो आगे से वो ये कहने लग गया था कि तुम एक स्कैमर हो, हमेशा दूसरों को स्कैम करने के बारे में सोचते रहते हो। वो दोनों आपस में इस बात को लेकर झगड़ ही रहे थे कि इतने में फिर ली आगे आता है और उन दोनों को हवा में उछाल लेता है और उन दोनों को ये कहता है कि तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है और मुझे बताओगे वो कौन झूठ बोल रहा है, वरना तुम दोनों की खैर नहीं है। कि फिर वो उन लोगों के पास एक न्यूज़ आ जाती है। उस न्यूज़ में ये बताया गया था कि लाइकन गेट 7 जनवरी को ओपन होने वाला है और ये वक्त से पहले अपेयर होने वाला है। और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर आने वाले हैं वो पिछले मॉन्स्टर से काफ़ी खतरनाक होंगे, इनकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ होगी और वहाँ पर जो प्लेयर जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी खतरा होने वाला है। और प्लेयर वहाँ पर जाने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि वहाँ पर जाकर उनकी जान को काफ़ी खतरा होता है। और ये सारी न्यूज़ कोई और नहीं बल्कि मिन्सो ही बता रहा था और वो ये भी कहता है इसलिए उस वहाँ पर आते साथ ही लाइकन गेट से मॉन्स्टर्स ने एयर गिर के सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ली ये सारी बातें सुनने के साथ उसे कहता है कि अगले लफ्ज़ों में कहा जाए कि यहाँ पर सभी को पता होगा कि वो डंजन कहाँ पर लोकेट करता है। सही कहा ना। और पहले तो जब यहाँ पर ये गेट्स वगैरह ओपन हुआ करते थे लोग काफ़ी एक्साइटेड होते थे और इन्हीं का इंतज़ार कर रहे होते थे, लेकिन बाद में उधर मैसेजेस आना शुरू हो जाते थे, इसलिए उन लोगों का इसमें इंटरेस्ट कम हो गया। यहाँ पर कोई सिपाही वगैरह आ जाया करते थे और इस गेट को इर्द गिर्द से घेर लेते थे और आम लोगों को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आने दिया करते थे। बाकी गेटों के लिए तो ऐसा किया जाता था, फिर प्लेयर प्लेयर आकर उस डंजन में जाया करते थे और इसे वहीं पर डिस्ट्रॉय किया करते थे। लेकिन लाइकन डंजन उनसे काफ़ी अलग था। यहाँ पर के मॉन्स्टर्स आ गए, उन्होंने लोगों को मारा, इर्द गिर्द के शहरों को तबाह कर दिया। इसलिए हम लोगों को भी उस लोकेशन का पता है क्योंकि उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि यहाँ पर आकर उस डंजन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सके। और पास्ट में जिस बंदे ने जाकर लाइकन डंजन को डिस्ट्रॉय किया था वो आप थे बॉस। ली ये सुनकर खुश होते हुए ये कहता है कि ये ठीक कह रहा है, क्या ये सही कह रहा है। मैं तुमसे किम एक और सवाल पूछूंगा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस बंदे ने ऑर्डर दिया था कि वहां पर आकर मेरे स्टैचू के फेस को इस तरह डिस्ट्रॉय कर सको। उसकी ये बात सुनने के साथ किम को गुस्सा आ जाता है। तो इतना सुनने के साथ ही वो गुस्से से उस पर अटैक कर ही रहा था कि फिर ली उसे वहीं पर मार देता और उसकी वजह से उसे बोनस 1 पॉइंट मिल गया था और वो ये कहता कि लगता है कि प्रीवियस लाइफ में मैंने इसे नहीं मारा था। ली फिर ये बताने लग जाता है कि लाइकन गेट तो कल ओपन होने वाला है और वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग तैयारी करके आए होंगे। पिछली लाइफ में तो सिर्फ मैंने उसे डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन इस बार उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी लोग आएंगे। और वो फिर मिन्सू को ये कहता है कि क्या किसी किस्म की ड्रग की ज़रूरत है जिसकी मदद से हम लाइकन्स को मार सकें, जैसा कि हमने पिछले डंजन में ऑक्स और गोबलिन्स को मारा था। मिन्सू ये बातें सुनने के साथ ही ली से ये पूछने लग जाता कि बॉस, आपने प्रीवियस लाइफ में ये सब कुछ किया ही तो है, तो फिर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे क्यों हासिल कर रहे हैं। ली मिन्सू को ये कहता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं रिग्रेस नहीं कर पाया, मैं फ्यूचर से यहाँ पर नहीं आया हूँ, यही मेरी लाइफ है, तो इसलिए तुम इसके बारे में मुझसे न पूछना और जो मैंने तुमसे पूछा है उसका जवाब दो। मिन्सू से ये बताने लग जाता है कि वो जो लाइकन डंजन है ना वो 5th लेवल के प्लेयर्स के लिए है, तो अगर आपका 5th नहीं है तो फिर आप वहाँ पर ना जाइए, वहाँ पर खतरा काफ़ी ज़्यादा होगा। ली इस पर हाँ तो कहता है कि क्या ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने लेवल को इंक्रीज करना होगा और इसे 5 तक पहुँचाना होगा। जब लेवल्स की मेरे पे बात आती है तो ये मेरे लिए मीनिंगलेस होते हैं और अभी तक उसके स्टेटस विंडो के मुताबिक लेवल 2 था। तो वहाँ पर उसे जितने भी पॉइंट्स मिले हुए थे उन सारे पॉइंट्स को वो काउंट करता है तो उसके पास 242 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसे 3 के साथ डिवाइड करता है तो 80, इसका मतलब था कि वो 80 लेवल के बंदे के साथ कंपेयर किया जा सकता था। लेकिन उसके स्टेटस विंडो के ऊपर तो उसका लेवल 2 लिखा हुआ था और ये देखते साथ ही मिन्सू से कहता है कि आपके लेवल का बंदा तो उनके साथ नहीं फाइट कर पाएगा, ऊपर से उनके साथ ही बाकी प्लेयर्स के साथ भी तो आपको डील करना है। तो ली मिन्सू की ये बातें सुनने के साथ कहता है, ओ अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि मेरा लेवल ही मेरा इशू है।
और वो मिन्सू को ये कहता है कि क्या तुम किसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ पर जाकर मैं अपने लेवल को इंक्रीज कर सकूं। तो इस पर मिन्सू से कहता है कि करंटली यहाँ पर एक ऐसा डंजन ओपन हुआ है जिसमें गोबलिन्स और आर्क वगैरह रहते हैं। अगर आप वहाँ पर जाएंगे, उन्हें मारेंगे, गेम खेलेंगे तो आपका लेवल अप हो सकता है। तो इतना सुनने के साथ ही फिर ली मिन्सू को ये कहता है कि तुम क्या कह रहे हो कि वहाँ पर गोबलिन्स और ऑर्क्स हैं। तो आगे से मिन्सू कहता है कि हाँ, प्रीवियस लाइफ में तो आप इन जैसे डंजन्स को इग्नोर कर देते थे जहाँ पर ऑर्क और गोबलिन्स हुआ करते थे। लेकिन इस सब से लीन मुन अब तो काफ़ी चेंज हो चुका था और ली वहाँ पर जाकर उन्हें मारकर अपने लेवल को अप करना चाहता था। तो उसके पास जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ का यूज़ करता है और स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने के साथ ही डंजन में इंटर हो गया था। तो उसे अपने आर्मर को देखते साथ ही मिन्सू से ये पूछता है कि क्या प्रीवियस लाइफ में मेरे आर्मर में कोई ब्रेक थ्रू हुआ था। मिन्सू उसे बताता है कि प्रीवियस लाइफ में मैं तुम्हारे इतना ज़्यादा करीब नहीं था, लेकिन हाँ, जो तुम्हें निक नेम दिया गया है ना, शैडो ऑफ डेथ, वो उसी आर्मर की वजह से दिया गया। तो अली कहता है तो ये तो एक बचकाना नाम है। वो लोग डंजन में गए थे कि तभी उन्हें कुछ गोबलिन्स नजर आ जाते हैं और उस पर अटैक करते हुए ली ये बताने लग गया था कि इस सब की वजह से ना सिर्फ मेरे पॉइंट्स इंक्रीज हुए हैं बल्कि मेरा आर्मर भी और स्ट्रॉन्ग होता गया है। उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, उसका लेवल भी इंक्रीज कर चुका था और बोनस पॉइंट्स भी मिल रहे थे। जितने भी गॉब्लिन्स उसके सामने हुए थे वो उन तमाम का काम वहीं पर जल्द से जल्द ख़त्म कर देता है। और वहाँ पर उसे कुछ स्टोन्स वगैरह मिल गए थे। वो ये कहने लग जाता है कि इन स्टोन्स के बारे में मैंने इंटरनेट पर देखा था कि हम इसे सवालों करते हैं तो हमें एक स्किल मिलती है। तो मिंटू ये बातें सुनने के साथ यही कहने लग जाता है कि जैसा कि बॉस ने मुझे कहा था कि ये बिल्कुल भी रिग्रेस नहीं कर पाया, हम सभी लोग जहाँ पर रिग्रेस कर गया है, तो बॉस क्या सच कह रहे हैं और इन्हें ये भी नहीं पता कि स्किल स्टोन्स क्या होते हैं। लेकिन अगर ये फ्यूचर से यहाँ पर नहीं भी आया फिर भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ली उन गोबलिन्स के साथ फाइट कर रहा था और फिर वो मिंसू को ये कहता है कि जो मैंने तुमसे सवाल पूछा उसका जवाब तो दो। तो इस पर आगे से फिर मिंसू से बताने गया था कि यहाँ पर जो भी स्किल स्टोन्स होते हैं इनके काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। वाइट कॉमन है, पर्पल रेयर है, येलो यूनिक है और रेड लेजेंडरी है। और लाइकन डजन में जो भी स्टेल्थ आने वाला है वो डिफरेंट क्लास का स्किल होगा, वो एक रेयर है जैसा कि पर्पल ग्लो वाला। तो इस पर आगे से ली कहता है तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ। तो आगे से वो क्लासेस के बारे में बताते हुए ये कहने लग जाता है कि जो लेजेंडरी है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं, यूनिक रेयर पाए जाते हैं, और जो एंड में कॉमन है वो तो हर जगह पाए जाते हैं। जैसा कि अगर तुम्हें स्टील्ड किस्म की आइटम मिल जाता है तो तुम्हें इस दुनिया में मिलेगा, तो इसी तरह दूसरी दुनिया में किसी और को भी वो मिल जाएगा। तो आगे से वो ये कहने लग जाता है कि तुम्हारा मतलब है कि वो मेरे पास होगा तो दुनिया में किसी और बंदे के पास भी होगा, वो भी यूनिक तरीके से। तो मिन्सू कहता है कि हाँ, आप मेरी बात अच्छे से समझ गए और आपके लेवल पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी स्ट्रेंथ देगा। तो इतना सुनने के साथ ही फिर ली उससे ये सवाल पूछता है कि स्पेशल स्किल के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो मिन्सू इस पर चुप कर जाता है और वो भी यही कहता है कि आप किस स्पेशल स्किल की बात कर रहे हैं। तो इस पर ली कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि स्पेशल स्किल कौन सी होती हैं। तो इतना सुनना ही था कि वहीं पर मिन्सू चुप करके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं पता था। तो ये देखते साथ ही बिल्ली उससे कहता कि कोई बात नहीं। अब उसके सामने स्क्रीन शो हो रही थी, अब सारा फोकस उसका स्क्रीन पर था और वो जल्दी फिफ्थ लेवल तक पहुंच जाता है। और वो दोनों एक जगह पर गए थे जहाँ पर जाते साथ ही मिन्सू से ये कहता है कि बॉस आपका क्या प्लान है। लियो से ये कहता है कि अब से आगे जो कुछ भी होने वाला है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों में जाओ और पता लगाओ कि आखिर ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। मिन्सू ये सुनने के साथ ही उन लोगों में शामिल होने के लिए आगे चलने लग गया था। तो पीछे से ली यही कहता है कि सच में ये अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है। वो लोग अब उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर लाइकन गेट अपेयर होने वाला था, और जैसा कि किम ने उसे बताया था यहाँ पर 100 ऐसे लोग आने वाले हैं जो कि फ्यूचर से इस दुनिया में आए हैं और वो उसी का इंतजार कर रहे हैं। अब इसकी फास्ट प्रायोरिटी यही थी कि जैसे ही वो गेट ओपन होगा तो जल्दी से जाकर उस गेट में इंटर हो जाए, क्योंकि कुछ खास किस्म के लोग ही अंदर इंटर हो सकते हैं, वहाँ पर कम ही लोग इंटर हो सकते थे। और जैसा कि मिन्सू ने उसे बताया था कि यहाँ पर मैक्सिमम 5 ही प्लेयर इंटर हो सकते हैं, तो इन्हें पाँचों में शामिल होना था। क्योंकि अगर मैं वहाँ पर ना पहुँच पाया और जो 5 लोग इस लाइकन डंजन के अंदर जाएंगे उन्होंने उस आइटम को हासिल कर लिया तो इससे तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और अभी 7 मिनट बाकी हैं, 7 मिनटों में यहाँ पर वो डंजन ओपन हो जाएगा। के पीछे खड़े हुए लोगों की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचने लग जाती हैं, जो कि ये कहने लग गए थे कि यही वो जगह है जहां पर ली आया था और उसने रेयर क्लास स्किल स्टील्थ को हासिल किया था। और एक लड़का एक जगह पर खड़ा होकर काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहा, तो ये कहता है कि 5 मिनट के बाद वो डंजन यहाँ पर ओपन होएगा और हमारे पास एक अच्छा चांस है कि हम जल्दी से अंदर जाएं और फिर जाकर उस आइटम को हासिल कर सकें और खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकें। वहाँ पर आए हुए लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, वो ये भी कह रहे थे कि अभी तक तो ली यहाँ पर नहीं आया, हम लोग तो ली का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर कब आएगा।
जबकि दूर खड़ा वली मन ही ये कहने लग जाता है कि मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका हूँ। अब वो गेट 30 सेकंड में अपेयर होने वाला था। वो अपना लेवल चेक करता है और इसमें लाइकन्स जो थे वो 25 थे और 5 मेंबर ही अंदर जा सकते थे। डंजन की डिफिकल्टी बी लेवल की थी। सब लोग फिर काउंटिंग करने लग जाते हैं। जैसे ही वो 1 पर पहुंचे थे फिर तभी वहां पर डंजन ओपन हो जाता है और वो सारे लोग उस डंजन में इंटर होने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागने लग जाते हैं। वो लोग अब अंदर जाने का डिसाइड करने ही वाले थे कि पीछे से ली आ जाता है और सभी को कहता है कि तुम लोग ख्वाब देखते रहो। तो सारे लोग जैसे ली को देखते हैं तो वो उस पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि उसे मार सकें और उसकी स्किल को हासिल कर सकें। अब यहाँ पर ये सब कुछ हुए 5 दिन हुए थे और अभी तक किसी की भी स्पीड इतनी तेज नहीं थी जितनी स्पीड ली की थी। वो सारे लोग तो सब करने के लिए आगे भागते हैं लेकिन उसकी स्पीड देखकर हैरान हो गए थे। ली की स्पीड काफी तेज थी तो वो उनमें से बचता हुआ तेजी से आगे बढ़ता रहता है और थोड़ी ही देर में वो आगे भागता हुआ उस डंजन में इंटर हो गया था। 5 लोग अब जैसे इंटर होते हैं उसी के साथ बाकी लोगों के सामने एक लेबल लग जाता है कि इसकी लिमिट खत्म हो गई है, अब आप में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मिन्सू भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो झकास था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है और इसके जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया और बाकी चैप्टर जब भी रिलीज होंगे तो फिर ही उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी। थैंक यू।